सऊदी अरब ने इजरायल के खिलाफ पहली बार अपनी आवाज बुलंद करते हुए पूरी दुनिया से कहा है कि इजरायल के खिलाफ गजा में नस्लकुशी के मामले में कार्रवाई शुरू करे। कुछ रोज पहले गजा के नासिर अस्पताल से इजरायली फौज के वापस जाने के बाद फिलिस्तीनी हेल्थ वर्करों को बड़ी तादाद में कब्रें मिली, जिनमें 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की लाशें दफन मिली। इस पर तमाम ममालिक ने इजरायल को आड़े हाथों लिया है और सख्त मजम्मत की है। अब सऊदी अरब भी इस पर काफी भड़का हुआ है और खुले तौर पर उसने इजरायल के इस जुर्म की मजम्मत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। ये इजरायल की पुरानी आदत है कि वो अपने जुर्मों पर शर्मिंदा होने के बजाय उन पर फख्र करता है या फिर अपने जुर्मों को झुटला देता है, लेकिन इस बार इजरायल ने तो सारी हदें ही पार कर दी। गजा में खान यूनिस में वाक़े नासिर अस्पताल में इजरायल ने वॉर क्राइम करके उस पर मिट्टी डालने की कोशिश तो की, लेकिन उसका जुर्म छुप नहीं पाया और सारी दुनिया के सामने आ गया। इस बार तो काफी लंबे वक्त से खामोश सऊदी अरब ने भी इजरायल को अच्छे से लताड़ा है। सऊदी अरब हुकूमत ने गजा के नासिर अस्पताल में इजरायल की घटिया हरकत की पुरजोर मजम्मत करते हुए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। दरअसल गजा के खान यूनुस के नासिर अस्पताल के कंपाउंड में फिलिस्तीनियन सिविल डिफेंस वर्करों को मास ग्रेव्स मिली, जिनमें से 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की लाशों को बरामद किया गया। बता दें कि यह अस्पताल पिछले महीने इजरायली फोर्सेज के कब्जे में था और हाल फिलहाल इजरायली फोर्सेज ने यहाँ से वापसी की। इजरायली फोर्सेज के इस अस्पताल को खाली करने के बाद इसमें एक मास ग्रेव्स यानी इज्तिमाई कब्रें मिली हैं, जिसमें 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की लाशें मिली हैं। इजरायल पर यह इल्जाम है कि उसने फिलिस्तीनियों को मारकर यहाँ दफनाया था। ये मामला मीडिया में आने के बाद दुनिया के तमाम ममालिक ने इजरायल पर कार्रवाई की मांग की है और अब सऊदी अरब भी पहली बार खुलकर इजरायल पर भड़का है और इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग दुनिया से की है। सऊदी हुकूमत ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से गजा पट्टी में हो रहे इजरायली जुल्मों को रोकने की अपील की। सऊदी अरब ने इजरायली फौज के जरिए गजा पट्टी में हो रहे जुल्मों को लेकर इजरायल की सख्त लफ्जों में मजम्मत की है। इससे पहले अल शिफा अस्पताल में भी इजरायली फौजों की कार्रवाई के बाद कई लाशें बरामद की गई थी। सऊदी अरब ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को निशाने पर लेते हुए यहाँ तक कहा कि अगर इजरायल को उसके जुल्मों के लिए कटघरे में नहीं लाया गया तो वो फिलिस्तीनी मुसलमानों पर और जुल्म करेगा। इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने इज्तिमाई कब्रों को लेकर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को जल्द से जल्द कोई कदम उठाने की अपील की है। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में मुस्लिमों के खिलाफ दिए गए बयान की जांच शुरू कर दी है। वजीर आजम ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की जायदाद ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले और घुसपैठियों को बांट देगी। वजीर आजम मोदी के मुसलमानों के खिलाफ की गई बयानबाजी के बाद कई लोगों ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बांसवाड़ा में की गई बयानबाजी को लेकर कांग्रेस और सीपीआईएम ने इलेक्शन कमीशन में अलग अलग शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि पीएम मोदी के जायदाद वाले बयान पर कार्रवाई करे। कांग्रेस ने इस बयान को गैर मुनासिब और नफरती बताया था और एक खास तबके को टारगेट करने की कोशिश कहा था। वहीं सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने भी एक पोस्ट में इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि इस शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और वजीर आजम और बीजेपी के खिलाफ एक्शन ले। उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की थी। अमेरिका की येल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के हक में एहतजाज कर रहे दर्जनों तलबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये तलबा फिलिस्तीनी मुसलमानों पर इजरायली जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। तो पुलिस के मुताबिक न सिर्फ दर्जनों तलबा को गिरफ्तार किया गया बल्कि उनके टेंट भी उखाड़ दिए गए। इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटियों में इजराइल और फिलिस्तीन के हक में तलबा लगातार एहतजाज कर रहे हैं। लगातार होते एहतजाज की वजह से तो कई यूनिवर्सिटियों में कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। सूरत हाल ये है कि कुछ यूनिवर्सिटियों ने यहूदी तलबा को घर पर ही रहने की सलाह दी है, वहीं कई ने तो ऑफलाइन क्लासेस ही बंद कर दी हैं। लगातार होते एहतजाज ने पुलिस की सरदर्दी बढ़ा दी है। कई बार यूनिवर्सिटियों के जिम्मेदारों को एहतजाज कर रहे तलबा को काबू करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी है। यहाँ तक कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन भी इन एहतजाजों की मजम्मत कर चुके हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गजा सॉलिडेरिटी इन कैंप में नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है। इसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपार्थाइड डाइवेस्ट नाम का अंजुमन चला रहा है। इस अंजुमन की मांग है कि यूनिवर्सिटीज उन कंपनियों से अलग हो जाए जो गजा पर हमला करने वाले इजराइल से मुनाफा कमाती है। उधर अमेरिकी पार्लिमानों ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मिनोचे शफीक के इस्तीफे की मांग की है। पार्लिमानों का इल्जाम है कि शफीक इजराइल के खिलाफ हो रहे एहतजाज को बढ़ावा दे रही है। बता दें पिछले हफ्ते शफीक अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश भी हुई थी।
जहां उनसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज को रोकने के लिए की गई कोशिशों के बारे में पूछा गया था। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने AIMIM लीडर असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी पर जोरदार हमला बोला है। माधवी ने दोनों पर गैर मुल्की मुसलमानों को मुल्क में बसा ज्यादा बच्चे पैदा करवाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों को मुल्क के मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है, ये बस रोहिंग्या, पाकिस्तानी और अफगानी मुसलमानों की फिक्र करते हैं। इसके साथ ही लता ने दोनों भाइयों पर मुल्क में नफरत फैलाने का इल्जाम भी लगाया। ये अकबरुद्दीन, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो इस देश के मुसलमानों के साथ ना रहते हुए, ये लोग बाहर से रोहिंग्या जैसे लोगों को उठा के लेके आते हैं, पाकिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं, अफगानिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं और इनसे कई नंबर ऑफ बच्चों को पैदा करवा देते हैं ये लोग। तो उन बच्चों के बारे में कौन बात करना चाहिए जो इस धरती के लिए अपने बच्चे नहीं है वो लोग। दूसरी बात, ये लोग यहाँ के पसमंदों के घर में भी जब 4-5 से ज्यादा बच्चे होते हैं, कभी उनके खाने पीने के बारे में इसने कभी सोचा है? एक दूसरे के कट्टर दुश्मन समझे जाने वाले सऊदी अरब और ईरान तेजी से आपसी रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। अब सऊदी अरब ने ईरान के मुसलमानों को उम्रा की इजाजत भी दे दी है। दरअसल 9 साल बाद ऐसा हो रहा है कि ईरानी मुसलमान सऊदी अरब उम्रा करने जाएंगे। बता दें, ईरान की मीडिया ने पिछले साल दिसंबर के महीने में जानकारी दी थी कि सऊदी अरब ने उम्रा करने के लिए ईरानियों पर लगी रोक को हटा दिया है। उम्रा पर पाबंदी हटने के बाद ईरान के 85 मुसलमान सऊदी अरब रवाना हुए हैं। पीर को जब वो तेहरान के हवाई अड्डे से सऊदी रवाना हो रहे थे, तब ईरान में सऊदी के डिप्लोमेट अब्दुल्ला बिन सऊद अल अंजी भी वहां मौजूद थे। दरअसल साल 2016 में सऊदी अरब ने एक शिया मौलवी को फांसी दे दी थी, जिसे लेकर ईरान के लोग बेहद नाराज हुए थे और सऊदी अरब के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। नाराज लोगों ने तो राजधानी तेहरान में सऊदी कॉन्सुलेट पर हमला तक कर दिया था, जिसके बाद दोनों मुल्कों ने आपसी रिश्ते तोड़ लिए थे। ताहम बीते महीनों में सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बेहतर हुए हैं। जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बेहतर करने में चीन का बड़ा हाथ है। चीन लगातार दोनों मुल्कों को करीब लाने की कोशिश कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांति श्री पंडित ने ड्रेस कोड और हिजाब पहनने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में मजहब, जबान और ड्रेस कोड किसी के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर कोई खातून हिजाब पहनना चाहती है तो ये उसकी पसंद है और उसे इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। शांति श्री ने आगे कहा कि तालीमी इदारों में सबको अपने पसंद के मुताबिक कपड़े पहनने की आज़ादी होनी चाहिए और जो खवातीन हिजाब पहनना चाहती हैं उनके साथ किसी तरह की कोई रोक टोक ना की जाए। वहीं तालीमी इदारों में ड्रेस कोड पर उन्होंने जोर दिया कि ये एक जाती मामला है, इस पर सभी को आज़ादी होनी चाहिए। तो आगे उन्होंने कहा JNU के ड्रेस कोड पर भी उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि मैं ड्रेस कोड के खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि खुलापन होना चाहिए। अगर कोई हिजाब पहनना चाहती है तो ये उसकी अपनी पसंद है और अगर कोई इसे नहीं पहनना चाहती तो उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने JNU की मिसाल देते हुए बताया कि कैंपस में लोग शॉर्ट्स पहनते हैं तो कुछ लोग ट्रेडिशनल लिबास भी पहनते हैं। ये उनकी पसंद का मामला है। जब तक वो मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मामले को बेहतर तरीके से समझाना चाहते हैं। हमारे कुछ सवाल थे और हमें जवाब मिल गए। दरअसल इस केस में अर्जी करने वालों की तरफ से वकील प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े पैरवी कर रहे हैं। प्रशांत ADR की तरफ से हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन की ओर से अब तक वकील मनिंदर सिंह, अफसरों और मरकजी हुकूमत की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे। इससे पहले 18 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 5 घंटे वकीलों और इलेक्शन कमीशन की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा था कि क्या वोटरों को VVPAT की पर्चियां निकाल कर दी जा सकती हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटर्स को VVPAT स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इससे वोट किसे गया है इसकी मालूमात मिल सकती है। वजीर आजम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर अब कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा का जवाब आया है। वजीर आजम के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए उन्होंने अपनी दादी और मां का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी दादी ने मुल्क की तरक्की के लिए अपना सोना तक लगा दिया था। और क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, सुनवाते हैं आपको।
कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। तो कांग्रेस के लीडर सैम पित्रोदा के एक बयान को लेकर अब पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। दरअसल बीते दिनों अपने एक बयान में पित्रोदा ने अमेरिका की विरासत में लगने वाले टैक्स का जिक्र किया था, जिसके बाद बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस लोगों की जायदाद हड़पना चाहती है। बता दें, पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका में तो विरासत टैक्स चलता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की भी जायदाद है तो उसके मरने के बाद 45% बच्चों के पास जाती है और 55% हुकूमत ले लेती है। ये काफी दिलचस्प कानून है। कानून कहता है कि आपको अपनी सारी जायदाद बच्चे के लिए नहीं छोड़नी है, बल्कि आधी पब्लिक के लिए छोड़ देनी है। लेकिन भारत में तो ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर 10 मिलियन भी कमा रहा है कोई, मरने के बाद वो सारा पैसा बच्चों को मिलता है, पब्लिक के पास कुछ नहीं जाता। लोगों को इस पर डिबेट करनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन जब कांग्रेस जायदाद बांटने की बात करती है तो इसका मतलब नए कानून से है। वहीं अब बीजेपी ने इस बयान को ही बड़ा मुद्दा बना लिया है। पार्टी की तरफ से अमित मालविया ने कहा कि कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने की ठान ली है। अब सैम पित्रोदा 50% विरासत टैक्स की वकालत कर रही हैं। इसका मतलब है कि जो भी आप अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, उसका 50% हिस्सा आपसे ले लिया जाएगा। ये उस टैक्स से अलग होगा जो आप हर साल देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स बयान से पल्ला झाड़ लिया है। आज कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा को खुलकर और आजादी से अपनी राय रखने का हक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पित्रोदा की राय कांग्रेस पार्टी की राय हो। जयराम रमेश ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि पित्रोदा के बयानों को सनसनीखेज बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ सैम पित्रोदा ने एक्स पर सफाई देते हुए लिखा कि मैंने टीवी पर अपनी बातचीत में सिर्फ एक मिसाल के तौर पर अमेरिका में विरासत टैक्स का जिक्र किया। क्या मैं अपनी बात भी खुलकर नहीं रख सकता? मैंने कहा कि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ताहम पित्रोदा के बयानों ने बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी का नया मौका दे दिया है। बीजेपी पहले ही कांग्रेस को उसके मैनिफेस्टो में जायदाद के सर्वे कराने को लेकर उसको घेर रही है। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ नया मुद्दा मिल गया है। ऐसी खबरें हैं कि कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक कन्नौज से खुद अखिलेश यादव इंतखाब लड़ सकते हैं। आपको बता दें, पहले तेज प्रताप यादव कन्नौज सीट से इंतखाब लड़ने वाले थे। ऐसा लगता है पहले फेज में कम वोटिंग से सपा भी फिक्र में है। अंदर खाने ऐसी चर्चाएं हैं कि कन्नौज की सपा यूनिट चाहती है कि अखिलेश यादव खुद यहां से इंतखाबी मैदान में उतरे। ताहम इस बारे में आखिरी और मुकम्मल फैसला समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार ही लेंगे। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने आखिरी वक्त में रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ समेत कई सीटों पर उम्मीदवार बदले थे। आपको बता दें, कन्नौज सीट पर वोटिंग चौथे फेज में होगी। फिलहाल वहां पर पर्चा दाखिल करने के लिए अब 2 ही दिन का वक्त बचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाने के पीछे घर वालों का दबाव माना जा रहा था। साथ ही तेज प्रताप खुद ही इंतखाब लड़ने की बात कह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव पहले कन्नौज को अपना घर बताने और उसे कभी न छोड़ने की बात कह चुके हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने अपना फैसला जाहिर नहीं किया है। अगर आप भी दिल्ली में सस्ते या किफायती होटल ढूंढ रहे हैं तो होशियार हो जाएं। कहीं चंद रुपए बचाने की चाहत आपको किसी बड़ी मुश्किल में न डाल दे। दरअसल दिल्ली के कई इलाकों में सस्ते रूम का लालच देकर लोगों को लूटा जा रहा है। सहाफी दीपिका नारायण ने ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में बताया कि उनके एक दोस्त को कमरा ना मिलने की वजह से पहाड़गंज के एक सस्ते होटल में रुके थे। इसी दौरान उनके कमरे में 4 से 5 लोग एक खातून के साथ जबरदस्ती घुस आए। उन्होंने उस शख्स के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि खातून को नंगा कर शख्स के साथ फोटो और वीडियो भी लिए, जिसके बाद उन्होंने फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे शख्स से मोटी रकम वसूली। शख्स ने बताया कि उसे शक है कि पुलिस भी इस रैकेट में शामिल है, इसीलिए उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही एक खातून ने भी इसी तरह के मामले की जानकारी दी थी। खातून ने बताया था कि उनके कमरे में एक शख्स जबरदस्ती घुस आया था
और उनके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खातून ने लिखा कि वो इस हादसे से इतना डर गई थी कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। पतंजलि ने फर्जी इश्तेहार मामले में फिर माफीनामा जारी किया है। दरअसल पतंजलि ने बीते दिनों 67 अखबारों में इश्तेहार जारी कर माफी मांगी थी, लेकिन इश्तेहार के साइज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इश्तेहारों पर तंज कसते हुए कहा था कि लगता है इनको माइक्रोस्कोप से देखना होगा। इस मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण के आज फिर से दोबारा अखबारों में माफीनामा दिया गया है। इस बार पतंजलि के माफीनामे में लिखा है कि हम 22 नवंबर 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बिना किसी शर्त माफी मांगते हैं। हम अपने इश्तिहारों को जारी करने में हुई गलती के लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि इस तरह की गलतियां दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। हम पूरी होशियारी और ईमानदारी के साथ कोर्ट के हुक्मों को मानने की कसम भी खाते हैं और हम कोर्ट के इकबाल को बनाए रखने और सभी हुक्मों को सही से मानने का यकीन भी दिलाते हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।